नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। देखो आपके जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होंगे उसमें भी ये टॉपिक आपके काम आएगा, क्योंकि आपको इसमें लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा मीटर ब्रिज के ऊपर, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको लैब के अंदर मिलेगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो फिर लैब के अंदर जब प्रैक्टिकल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कैसे इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा, क्योंकि इसमें 1 मीटर लेंथ का एक वायर यूज किया जाता है। ये यहां से यहां तक 1 मीटर लेंथ का वायर होता है। देखो ऊपर एक स्केल दिखा रखा है, ये लिखा है 0, 10, 20 ऐसे करके, ये यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा होता है। तो ये 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीटर। और क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसलिए इसको ब्रिज और मीटर इन दोनों को मिला के इसका नाम क्या रख दिया, मीटर ब्रिज रख दिया। ये तो इसका नामकरण हो गया। अब क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है, देखो यहाँ पे ये येलो कलर में आपको कुछ स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। ये कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप होती है। किसकी बनी हुई है, ये कॉपर स्ट्रिप्स। थिकनेस इनकी ज्यादा क्यों रखी गई है, क्योंकि जितनी थिकनेस आप ज्यादा रखोगे वायर की या मेटल की थिकनेस जितनी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। याद है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अननेसेसरी सर्किट वोल्टेज नहीं खाए, अननेसेसरी कहीं भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो, इसके लिए यहाँ जहां भी कनेक्शन किए गए हैं वहां पे हमने कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स लगा रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक गैप यहाँ पे दिखा रखा है, एक गैप यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे हम कोई भी एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये वाली वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है रेजिस्टेंस की, ये नॉन वैल्यू है। और इसका यूज होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर आपको यूज पूछे कि इसका यूज क्या है भाई, मीटर ब्रिज का यूज क्या है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो उस अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे दूसरे वाले गैप में लगाते हैं। ये हमको पता नहीं होता पहले से, एस की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू हमको पता है ना, जैसे 10 ओम 50 ओम जो भी है वो उधर लगा देंगे, और ये हम अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ वाले गैप में लगाएंगे। फिर ये बीच में क्या है, देखो ये एक वायर है और इससे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर, और इसका जो दूसरा सिरा है वो एक मेटल की की से जुड़ा हुआ होता है जिसको जोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये एक मेटल की टाइप होती है, इसको बोलते हैं जोकी। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जोकी मतलब एक मेटल की जिससे हम वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे टच करके रीडिंग लेते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करंट दिखाएगा वो तब पता चलेगा जब आप जोकी को किसी पॉइंट पे वायर के ऊपर टच करोगे। यहाँ पे ये क्या है, ये एक बैटरी लगा रखी है, एक की लगा रखी है यहाँ पे, जिससे सर्किट पे करंट फ्लो होगा, इधर से करंट आई जाएगा, फिर आगे जाके ये डिवाइड होगा यहाँ अलग अलग ब्रांचेज में। तो इस तरीके से सर्किट है। ठीक है, अच्छा इस पे वायर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वायर कौन से मटेरियल का बना होता है। तो ये जो वायर है इसकी खास बात बता देता हूं आपको, वायर बना होता है कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन का। ये दोनों ही क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। ये क्या है, दोनों ही एलॉय हैं। एलॉय मतलब 2-3 मेटल्स को पिघला के मिला दोगे तो ये जो एलॉय है ये बनते हैं। और ये जो एलॉय हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, इनकी खास बात ये है कि इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इनको एक हाई रेजिस्टेंस वायर की तरह आप ले सकते हो, हाई रेजिस्टेंस। और दूसरी प्रॉपर्टी लो एल्फा। एल्फा याद है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिन मटेरियल्स का एल्फा कम होता है, लो होता है, उन मटेरियल्स का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस कम चेंज होगा, है ना। तो लो एल्फा का मतलब है कि अगर आप इन मेटल्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि जब वायर्स में करंट फ्लो होगा तो वायर गर्म भी होगा, तो गर्म होने से इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट कब रहेगा, जब आप ऐसा कोई मेटल या एलॉय यूज करोगे जिसका अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो। तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं, ये इनकी खास बात है। अब ये काम कैसे करेगा वो समझो, सर्किट काम कैसे करेगा। देखो इस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो जोकी है इसको पहले तो एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस वहां पे लगा देंगे, अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, फिर जोकी को इस 0 वाले पॉइंट से मतलब वायर के ऊपर यहाँ वाले ए वाले पॉइंट से आगे ऐसे उठा के अलग अलग पॉइंट पे टच करना स्टार्ट करेंगे और इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते रहेंगे
जो करंट की रीडिंग ये शो करेगा वो देखते रहेंगे। आप जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पहुंचोगे किसी एल लेंथ के ऊपर, मान लो एल लेंथ के ऊपर आप पहुंचे ऐसे, तो जैसे ही एल डिस्टेंस के ऊपर आप पहुंचोगे तो आप क्या देखोगे कि गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाने लग गया। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे आगे आगे ऐसे बढ़ते जाओगे तो एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाएगा। तो जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखा दे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे वो बैलेंस हो गया। अब बोलोगे सर कहाँ पे है व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ऐसे एक इधर रेजिस्टेंस होता है P, इधर होता है Q, इधर होता है R, इधर होता है S, ऐसे ही होता है ना। बीच में एक गैल्वेनोमीटर या कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना सर्किट को, तो आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे नजर आ जाएगा। देखो ये है अपना, ये जो कि जहां पे टच किए ना अभी आपने, इसके इधर वाले पार्ट का, इस वायर के इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस P मान लो, ये P है इधर वाला पार्ट, और ये जो बाकी का वायर बच गया इसका रेजिस्टेंस Q मान लो। तो ये P है, ये Q है, बीच में देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इधर R है, इधर S है। तो दिखा क्या आपको सर्किट ये व्हीटस्टोन ब्रिज? P और Q इसमें नीचे हैं और R और S ऊपर हैं, बस इतना ही फर्क है। आया समझ में? बीच में कौन कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है यहाँ पे। और आपको पता है कि मिडिल ब्रांच में करंट की वैल्यू कब जीरो होती है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, मतलब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। आई बात समझ में? यानी कि यहां पे क्या हो गया होगा, बैलेंस कंडीशन में आर और एस का रेशियो इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या हो गया, पी और क्यू का रेशियो और आर और एस का रेशियो आपस में बराबर हो गया होगा। ये तो हुआ होगा। अच्छा पी की वैल्यू कहां से लाओगे? तो मान लो कि ये जो वायर आपने यूज किया है इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एज्यूम कर लेते हैं। स्मॉल आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। ये जो वायर है ना इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? एल। एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? एल इंटू स्मॉल आर। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एल सेंटीमीटर का कितना होगा? एल इंटू स्मॉल आर। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? एल इंटू स्मॉल आर। जो क्यू है यानी कि ये बाकी का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो अगर ये टोटल 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है तो इधर वाली लेंथ माइनस कर दो, ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ कितनी होगी? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई एस। आर से आर को उड़ा दिया जाएगा। तो बताओ ये जो अननोन रेजिस्टेंस एस है उसकी वैल्यू क्या आ गई? एस इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। आया क्या समझ में? ये अपने पास में एक फॉर्मूला टाइप बन गया, यही अपना आंसर है। मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस है एस उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आर की वैल्यू तो आपको पता ही है पहले से, नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रखा है तो आर पता होना चाहिए और एल पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट से हम एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर करंट जीरो दिखाएगा वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। जैसे भी 40 सेंटीमीटर पे टच करने पे करंट जीरो आ रहा है तो एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 40 अपॉन 40 सॉल्व कर देंगे, एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको यूज करना होता है। तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। आया समझ में? देख लो एक बार पूरा, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, the null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. ये बोल रहा है कि ये तो एक R रेजिस्टेंस है, ये एक S रेजिस्टेंस है। शुरुआत में ये 12 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। शुरुआत में ये कनेक्टेड नहीं है, इसको बाद में लगाएंगे हम लोग, है ना। अब कहानी ये है कि शुरुआत में ये R कनेक्टेड है, इधर S कनेक्टेड है और हमें जो नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिल रहा है। कितना डिस्टेंस पे मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा? जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है जी। अब उसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे आप?
याद करो आपको बताया था कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसमें आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है, और उससे हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था मीटर ब्रिज के लिए। क्या फॉर्मूला था, याद करो, फॉर्मूला बताया था S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। याद आया क्या? ये मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला होता है अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड करने के लिए, जबकि R हमें पहले से पता होता है। ये नॉन होता है, ये अननोन होता है, और हम क्या करते हैं L की वैल्यू पुट करके और R की वैल्यू पुट करके S की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन लगानी है आपको। तो इस इक्वेशन को मैं पहले केस के लिए लगाता हूँ। S भी हमें पता नहीं है, R भी पता नहीं है इसमें, तो मैंने लिखा S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस, पहले आपको नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे, तो L की वैल्यू 40 पुट कर दी डिवाइडेड बाई 40, तो S की वैल्यू क्या आ गई, ये 60/40 यानी कि 3/2 R आ गई। ये पहली इक्वेशन बन गई अपनी। अब सेकंड सिचुएशन में ये बोल रहा है कि जब हम यहाँ पे S के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, कितना 12 ओम, तो हमें नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलेगा। तो पहले ये देखो कि अब ये वाला जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये कितना हो गया। भाई ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 1/RP इक्वल टू 1/12 प्लस 1/S। फिर आप एलसीएम लोगे, 12 इंटू S एलसीएम, इधर आएगा S प्लस 12, और उसके बाद में RP के लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो RP की वैल्यू यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RP वो आएगा 12 इंटू S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S। ठीक है, तो ये अपने पास में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जिसको हम RP बोल रहे हैं। तो वापस से यही फॉर्मूला लगाओ, मैंने लिखा S इक्वल टू S, अच्छा S की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा RP, तो ये लिख रहा हूं मैं, ये आएगा 12 इंटू S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S इक्वल टू R में तो कोई चेंज किया नहीं है, और अब हमें नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा 50 सेंटीमीटर पे, तो L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 50/51 बन जाएगा। तो ये आ गया 12 इंटू S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S इक्वल टू R। ये दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो R की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की जा सकती है, R की वैल्यू 2/3S, सेकेंड इक्वेशन से 12S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S इक्वल टू, ये जो R है इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस पहली इक्वेशन से 2/3S, ये S कैंसिल, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा इधर 36, और इधर कितना आएगा 24 प्लस 2S, तो 2S इक्वल टू क्या आएगा, ये 24 इधर जाएगा तो बोलो 12 आया ना, तो 2S इक्वल टू क्या आया 12, तो S की वैल्यू क्या आ गई 6 ओम आ गई, और S की वैल्यू अगर 6 ओम है यहाँ पे तो R कितना होगा, तो 6 इंटू 2/3 यानी कि 4 ओम आएगा सॉल्व करोगे तो। ये जो इक्वेशन है ना पहली इक्वेशन, इसमें मैं S की वैल्यू 6 ओम पुट करूंगा ना, सॉल्व करूंगा, तो R की वैल्यू आ रही है 4 ओम, यानी कि ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है, आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज टू सर्किट्स ईच हैविंग ए गैल्वेनोमीटर and a battery of 3 volt. When the galvanometer in each arrangement do not show any deflection, obtain the ratio R1/R2। मतलब कि दोनों कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब इसमें नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो R1 और R2 का रेशियो बताना है। देखो एक चीज याद रखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो मिडिल ब्रांच है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, और ये जो बाकी के दो पॉइंट होते हैं ना, जैसे ये A और B पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, है ना, और ये जो C और D पॉइंट है इनके बीच में कौन कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, बैटरी को उठा के यहाँ पे लगा दो, गैल्वेनोमीटर को उठा के A और B के बीच में लगा दो, तब भी सेम कंडीशन रहेगी, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में एक तो ये डिफरेंस है कि पहले गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगा रखा है और बैटरी को यहाँ पे, फिर इनको इंटरचेंज कर दिया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ गया, बैटरी यहाँ पे आ गई, तो उससे व्हीटस्टोन ब्रिज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वर्किंग वैसे ही होगी जैसे पहले हो रही थी। अब ये बोल रहा है कि दोनों सिचुएशन में क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है ना,
तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट शो कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है, इसका मतलब दोनों सिचुएशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमको दिखाई दे रहा है वो बैलेंस कंडीशन में है, तभी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। याद रखना है, चाहे गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे जोड़ो या इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर दो, बैटरी को यहाँ पे बीच वाली ब्रांच में कनेक्ट कर दो, दोनों ही सिचुएशन में जो गैल्वेनोमीटर है अगर वो जीरो करंट दिखा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पे वो बैलेंस कंडीशन में होगा। आया समझ में? तो इसने ये पूछा कि R1 और R2 का रेशो बताओ, R1 और R2 का रेशो क्या होगा। तो ये R1 रेजिस्टेंस है इस सर्किट में और यहाँ पे ये R2 कनेक्टेड है, इनका रेशो पूछा है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं कि R1 R2 होगा क्या। देखो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखा रहा है, इसका मतलब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 और R1 का रेशो बराबर होना चाहिए 6 और 9 के रेशो के। तो इससे R1 इक्वल टू क्या आएगा, R1 इक्वल टू ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो आएगा। देखो इसको अगर कैंसिल करोगे ना, 9 इंटू 4 ये बना 36 और ये 6 डिवाइड में आएगा, तो 36 अपॉन 6 यानी कि R1 की वैल्यू आ गई 6 ओम। ऐसे इसमें आप R2 फाइंड करो, कैसे, आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर कर दो, 6/12 इक्वल टू R2/8। तो बताओ R2 क्या आएगा, ये इधर, तो ये आएगा 48/12 यानी कि 4 ओम आएगा सॉल्व करने पे। तो हमें तो सिर्फ R1 अपॉन R2 पूछा है जो कि बिल्कुल आसान है, 6/4 कर दो यानी कि 3/2 अपना आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।